कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं कि वर्सेटाइल नेचर का होता है। वर्सेटाइल नेचर का मतलब कि उसकी कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। एक दो नहीं, लार्ज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है। और उसकी दो ही एक खास प्रॉपर्टी होती हैं। अगर हम इनकी जो खास प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली होती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है फोर वैलेंसी, ठीक है। और दूसरा होता है कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग। तो ये दोनों बातें मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि क्या टेट्रावैलेंसी होता है और क्या कैटनेशन होता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब फोर वैलेंसी, और ये शेयरिंग करते हैं अपने सराउंडिंग एटम से, शेयरिंग करते हैं। और कितने तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं? थ्री टाइप्स के बॉन्ड बना सकते हैं। सिंगल बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग करके ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। कैटनेशन का मतलब होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता चला जाता है। इनकी ये प्रॉपर्टी सबसे अनोखी होती है और सबसे अलग होती है। ये किसी भी तरह से अलग कार्बन से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है ना। इनसे इनको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये एक दूसरे कार्बन से कनेक्ट होते हुए चले जाते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटनेशन या सेल्फ लिंकिंग। तो इन दो प्रॉपर्टी से, पहली तो टेट्रावैलेंसी फोर वैलेंसी होने की वजह से, दूसरी कैटनेशन सेल्फ लिंकिंग होने की वजह से, ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन ये करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका अक्रेंस क्या होता है। अक्रेंस, अक्रेंस, ठीक है। अक्रेंस ऑफ कार्बन। कार्बन किस फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं? भाई कार्बन तो भाई जमीन से ही निकलता है, ठीक है ना। और ये अलग अलग कंपाउंड्स में, हम कह लेंगे दुनिया के बहुत सारे मैटर में, लगभग सारे मैटर में कार्बन पाया जाता है। लेकिन दो तरह से पाया जाता है। एक होता है फ्री स्टेट, ठीक है ना। एक क्या होता है? फ्री स्टेट। और दूसरा क्या होता है? कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा कार्बन होता है जिसमें हमें कार्बन के प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कार्बन के प्यूरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। हम उसको जमीन से निकालने के बाद, मतलब उसको खुदाई से निकालने के बाद, या फिर जो खान होती है कार्बन की, कोयले की खान होती है, वहां से निकालने के बाद डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकते हैं। कोई भी प्यूरिफिकेशन मेथड से होकर या एक्सट्रैक्शन मेथड से होकर नहीं जाना पड़ता। इसको हम कहते हैं फ्री स्टेट, ठीक है। जैसे यहां पे एक आता है डायमंड, ठीक है ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये दोनों फ्री स्टेट होती है। डायमंड का यूज हमको पता है कि ज्वेलरीज में किया जाता है, ग्लास कटिंग के लिए किया जाता है। और ग्रेफाइट का यूज पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। जो पेंसिल्स होती हैं, जो उसकी टिप होती है, वो बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और कार्बन इलेक्ट्रोड्स, बैटरी, जो छोटी छोटी बैटरीज आती हैं, रेडियो में लगती हैं या आपके रिमोट में लगती हैं, घड़ियों में लगती हैं, उसमें एक बीच में कार्बन की रॉड होती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का काम करती है। तो वहां पे ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और ग्रेफाइट का मतलब यहाँ पे रोल ये है कि पहली बात तो ये सब नॉन मेटल हैं। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल हैं। लेकिन नॉन मेटल होने के बाद भी ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। गुड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फ्री स्टेट में कौन कौन पाए जाते हैं? डायमंड पाया जाता है और ग्रेफाइट पाया जाता है। अब कंबाइंड स्टेट में बहुत कुछ हो सकता है। कंबाइंड स्टेट में जैसे हम देखेंगे कि वुड हो सकता है, ठीक है ना, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ओके, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ठीक है ना।
लाइक हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल गैस हो सकती है, कुछ भी नेचुरल गैस। तो इन सब में एटसेट्रा, ठीक है ना, ये सब कंबाइंड स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। मतलब इनके साथ कार्बन के कंपोनेंट्स के अलावा अदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, इनमें कार्बन के कंपोनेंट्स के अलावा अदर कंपोनेंट्स का भी मिक्सचर होता है, अदर कंपोनेंट्स भी मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंबाइंड स्टेट में आती हैं। जो हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो एलपीजी में भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। उसमें मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, इन सब में कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये सब कार्बन के ही बने हुए हैं। तो कंबाइंड स्टेट में क्या क्या है, वुड, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ये सब किसके थ्रू आती हैं, हम ये कह लें डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सब क्या है, कंबाइंड स्टेट में है। मतलब कंबाइंड स्टेट में लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन हमारे नियर बाई एरियाज में है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में है। और कम स्टेट में, मतलब जो अगर हम कहें कि बहुत स्मॉल स्टेट में, फ्री स्टेट जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप्स का मतलब होता है इनकी अलग अलग फॉर्म्स। क्या होता है, इनकी अलग अलग फॉर्म्स। होते कार्बन ही हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन नहीं होते, वो कार्बन ही हैं, बट वो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नंबर वन जो इसमें आता है, इसकी जो नंबर वन फॉर्म है वो है डायमंड। ठीक है ना, नंबर टू फॉर्म है ग्रेफाइट। ठीक है ना, नंबर टू फॉर्म इज ग्रेफाइट एंड नंबर थ्री फॉर्म इज फलरीन्स। ठीक है ना, नंबर थ्री फॉर्म इज फलरीन्स। और यहां पे आपने पढ़ा होगा बकमिंस्टर, MINSTER, बकमिंस्टर फलरीन। एक चैट आ गया है मेरे पास, मैं उसको पढ़ के उसका आंसर देता हूं। ओके, आशीष ने गुड इवनिंग किया है, गुड इवनिंग आशीष। तो देखिए, इसके तीन फॉर्म्स होते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब होता है फॉर्म्स, किन किन फॉर्म्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, रहेगा सी ही। अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें सी ही पाया जाएगा, बट उनकी फॉर्म्स अलग अलग हो जाती है, फॉर्म्स बदल जाती हैं। ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फलरीन्स। फलरीन्स में क्या, बकमिंस्टर। ठीक है, तो इनके यूजेस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके यूजेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब डायमंड का क्या काम है, डायमंड ज्वेलरीज बनाने के काम में आता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, ज्वेलरीज बनाने के काम में आता है। उसके बाद ग्लास कटिंग में इसका यूज होता है। ठीक है ना, ग्लास कटिंग में इसका यूज होता है, या आई सर्जरी में यूज होता है। ठीक है ना, आई सर्जरी में आई को कट करके जो पार्ट ओपन करते हैं, वो डायमंड की नाइफ से ही ओपन करते हैं, क्योंकि आई, ईयर जैसे पार्ट बड़े डेलिकेट होते हैं। तो इनको कट करने के लिए किसी मेटल का यूज ना करके डायमंड की, मतलब आप समझ लीजिए कि डायमंड की शार्प ब्लेड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आई सर्जरी में इसका यूज किया जाता है। अगर हम ग्रेफाइट के कुछ फंक्शंस देखें, मतलब इनकी मतलब वर्किंग देखें, या ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, तो पहली बात, ये पेंसिल लीड्स बनाने के काम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, पेंसिल लीड बनाने के काम में इसका यूज ले लिया जाता है। दूसरी बात अगर हम देखें, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने के काम में किया जाता है। ठीक है, एक अभी और सब्सटेंस बनाया जा रहा है जो ग्रेफाइट से बनाया जा रहा है, मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं, ये आपको कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जिसको कहते हैं ग्राफीन। ग्राफीन, ग्रेफाइट से ग्राफीन बनाया जाता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट से ग्राफीन बनाया जाता है, इसका भी बहुत ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज है। तो पेंसिल लीड बनाने के काम में, इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम में, ग्राफीन बनाने के काम में, और जो क्या कहते हैं कि प्रिंटर्स की इंक होती हैं, प्रिंटर्स इंक, इनके बनाने के काम में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, और ग्रेफाइट का यूज ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में होता है।
ल्यूब्रिकेंट्स, आपने देखा होगा कोई भी मशीन हो या फैन हो या जो भी मशीन आप यूज करते हो, तो आपने देखा होगा जब वो थोड़ा सा जाम हो जाती है, नहीं चलती है, तो आप उसमें ऑयल की कुछ बूंदे डालते हैं। जैसे सुइंग मशीन होती है तो उसमें ऑयल की कुछ बूंदे ऐड की जाती हैं। लेकिन हर जगह आप ऑयल और ग्रीस का यूज नहीं कर सकते। कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं, जहां लोहा पिघलाया जाता है, एल्युमिनियम पिघलाया जाता है, या ग्लास पिघलाया जाता है, शीशा पिघलाया जाता है, शीशा बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल 2,500 से 3,000 डिग्री सेल्सियस होता है। हम 10-50 डिग्री की बात नहीं कर रहे, 2,500 से 3,000 डिग्री। तो इतने टेम्परेचर पे अगर हम ऑयल और ग्रीस एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे, तो वो तो वेपराइज हो जाएंगे, एक दिन में वेपराइज हो जाएंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी समस्या से निदान पाने के लिए लोगों ने ग्रेफाइट को एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज किया। तो ग्रेफाइट को पीस देते हैं, ग्राइंड करते हैं, पाउडर के फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, और उसी पाउडर का सेम पाउडर का प्रिंटर्स में हम इंक की तरह यूज कर लेते हैं, और ये ल्यूब्रिकेंट्स की तरह यूज होता है उन मशीन पार्ट्स में। तो उन मशीन पार्ट्स में एज अ, क्योंकि बहुत ही ग्रेफाइट बहुत ही स्मूथ होता है, ग्रेफाइट बहुत ही स्मूथ होता है। आपने कभी फोटोकॉपियर मशीन देखा हो, तो कभी कभी जब फोटोकॉपी मशीन में इंक खत्म हो जाती है, तो एक ब्लैक कलर का पाउडर उसके अंदर डालते हैं, एक लंबा सा ड्रम खींच के निकालते हैं, उस ड्रम में पॉलीथीन, एक चमकीली पॉलीथीन होती है, उससे पाउडर डालते हैं, फिर ड्रम को मशीन के अंदर लगा देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हमारे पास जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, इंकजेट प्रिंटर्स, सॉरी इंकजेट नहीं, लेजर प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक होता है इंकजेट, एक होता है लेजर, और एक होता है डॉट मैट्रिक्स। तो डॉट मैट्रिक्स तो उसको तो रिबन पे काम करता है, उसकी अलग होती है, उसका प्रोसेस अलग होता है। इंकजेट में इंक भरी जाती है, लिक्विड इंक भरी जाती है। लेकिन जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, टोनर। तो टोनर होता क्या है? टोनर यही प्रिंटर्स इंक होती है। ग्रेफाइट को पीस दिया जाता है, ग्रेफाइट को एकदम पाउडर बना दिया जाता है, सीमेंट जैसा बना दिया जाता है, पीस के ग्राइंड किया जाता है, बहुत अच्छे से ग्राइंड किया जाता है, फिर वो प्रिंटर की इंक का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके यूजेस हैं ग्रेफाइट के। फलरीन का भी बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं है, बट फलरीन का यूज सेमी कंडक्टर बनाने में किया जाता है। ठीक है, किसका कहाँ यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, उन इलेक्ट्रिकल डिवाइस में फलरीन्स का यूज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फलरीन्स। ठीक है, और ये फॉर्मूला इसका C60 होता है, कार्बन 60। जैसे आपने एक फुटबॉल देखा होगा, तो फुटबॉल में आपने एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसे करके आपने पूरे फुटबॉल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा होगा। तो इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जहां जहां आपको बेंडिंग दिख रही, वहां वहां आप कार्बन लगा दीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, छह, छह कार्बन, ऐसे पूरे बॉल पे आप कार्बन लगा दीजिए, पूरे बॉल पे आप लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि पूरे बॉल पे, हो सकता है फुटबॉल में 60 से ज्यादा कार्बन आ जाए, लेकिन 60 कार्बन का जो एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, वो फलरीन कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फलरीन। ठीक है, तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मतलब होता है डायमंड। ठीक, और डायमंड कहां से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है। लेकिन अगर आपके सामने निकला हुआ डायमंड रख दिया जाए जो कोयले की खान से निकला हुआ है, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये डायमंड है कि नहीं है। उसमें कोई चमक नहीं होती, कोई शाइन नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, वो आपको कोयले के ऊपर जमा हुआ दिखाई देगा, ऐसे लगेगा जैसे कि किसी ने ग्लास को मेल्ट करके डाल दिया है, आप नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, आप उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे कि वो डायमंड है कि क्या है। ठीक है, लेकिन जब उसकी कटिंग होती है, उसकी क्लीनिंग होती है, तब वो डायमंड को महंगा बनाती है। डायमंड में जितने अच्छे कट होते हैं, डायमंड उतना ही ज्यादा महंगा होता है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डायमंड भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, लेकिन डायमंड एक्सट्रीमली हार्ड क्यों होता है और ग्रेफाइट एक्सट्रीमली सॉफ्ट क्यों होता है?
ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है, और एक दो नहीं कई बार पूछा गया है, एक दो नहीं कई बार पूछा गया है। तो इसको आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो डायमंड का एक कार्बन एटम, ये एक डायमंड का कार्बन एटम है जो एक रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये कार्बन एटम 4 अलग कार्बन एटम से सराउंड होता है, 3 एंड 4। ठीक है, ये हुआ, ये यहां से यहां, यहां, यहां और यहां, ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है। और फिर इसके बाद फिर ये 4 अदर से सराउंड होगा। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे कर दें, यहां पे हम देखें तो ये, फिर यहां पे एक रेड डॉट, ये एक यहां रेड डॉट, एक यहां रेड डॉट और एक यहां रेड डॉट हो सकती है। तो फिर ये ऐसे सराउंड होगा, ये ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई ऐसा होगा, इस पार्ट पे, यहाँ पे कोई होगा इस पार्ट पे, तो यहाँ पे कैसे सराउंड होगा, ऐसे, ऐसे। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से सराउंड होता है। ये 100% पॉसिबिलिटी से, ये यहाँ पे एक बच गया तो एक यहाँ पे बना देंगे, एक यहाँ पे बना देंगे, तो ये इससे सराउंड हो जाएगा, ये और एक ये। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से सराउंड है। ठीक है, तो इस तरह से करके इनकी जो ब्रांचिंग होती है बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिए इसका क्या रीजन होता है, 1 C atom surrounded by 4 other C atom। ठीक है, 4 अदर कार्बन एटम से सराउंड होता है। ठीक, दूसरा ग्रेफाइट की बात हम करें, ग्रेफाइट में मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है, एक ये कार्बन एटम है और एक ये कार्बन एटम है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से सराउंड होता है, बस। ठीक है, यहाँ पे 4 की सराउंडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे 3 की सराउंडिंग देखने को मिलती है। सो हियर 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम, किसमें, ग्रेफाइट में। इसीलिए ग्रेफाइट कम स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब कि सॉफ्ट होता है। यहाँ पे मेरा स्टेबल यूज करने का वर्ड का मतलब ये है कि ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं शो करता जितनी ज्यादा कार्बन शो करता है अपने 4 सराउंडेड कार्बन एटम के साथ। ठीक है, मतलब डायमंड जितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला पार्ट डायमंड है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट में 1 C एटम सराउंडेड किससे हैं, सराउंडेड बाय 3 C एटम, 3 कार्बन एटम से ये सराउंडेड है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है, सिंपल। और यहाँ पे एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से सराउंडेड है। ठीक है, यस कह रहे हैं सर, डज इट ऑल्सो आस्क इन एग्जाम द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायमंड और ग्रेफाइट का नहीं आता है, सिर्फ स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट आती है और कुछ नहीं आता है। लेकिन आप इतना जरूर बना दीजिएगा एग्जाम में, जैसे डायमंड का आप बनाएंगे ना, तो ये मैं डायमंड का मैं बना रहा हूं, देखिएगा, ये इतना आप इस आंसर को लिखने पे जरूर बना देंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा पक्के हो जाएंगे। ये हो गया कार्बन का, ये वाला डायमंड का और ये वाला ग्रेफाइट का, ये जरूर बना दीजिएगा और क्लियरली मेंशन कर दीजिएगा डायमंड एंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर पता हो जाएगा कि हाँ आपको बहुत नॉलेज है, आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है कि क्या चीज होती है। ठीक है, तो 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, एंड डायमंड में 1 कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 अदर कार्बन एटम्स, इसीलिए डायमंड बहुत स्ट्रांग होता है ऑन इस डायमंड। ये वाला डायमंड है, ये देखिए, ये जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं ये डायमंड है, और जिसमें टिक नहीं लगाया है वो ग्रेफाइट है। देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने बड़ा बनाया, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाला बनाने की तो मैं समझाने के लिए बना रहा था आपको। आप बनाएंगे एग्जाम में ये जिसमें दोनों में मैंने टिक लगाया है, तो जो रेड डॉट्स वाले हैं वो डायमंड है, ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। ठीक है ना, तो आप इसको आप एग्जाम में
ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज्यादा खास बातें नहीं है, बस यही है कि 4 कार्बन एटम होने की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी को शो करता है, और वो थोड़ी कम स्टेबिलिटी को शो करता है। थोड़ी कम क्या, वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक हो गया 3 व्हीलर और एक हो गया 4 व्हीलर, ठीक है। 3 व्हीलर में टैक्सीज आती हैं, आपने देखा होगा टैक्सीज आती हैं 3 व्हीलर में। तो टैक्सी में, और अगर आप 4 व्हीलर की बात करें, तो कौन ज्यादा स्टेबल आपको लगेगा? 4 व्हीलर ज्यादा स्टेबल लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसमें 4 टायर्स हैं, और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्टेबिलिटी को शो करता है। उलटने पलटने गिरने के लिए चांसेस कम है 4 व्हीलर में। 3 व्हीलर पलट सकती है, 3 व्हीलर गिर सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से, बस ये एक जनरल एग्जांपल है, ये आपको वहां लिखना नहीं है, एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूं कि जो 3 कार्बन एटम सराउंड होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका जो ग्रेफाइट होता है वो स्मूथ और सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड जो है वो 4 कार्बन एटम सराउंड होता है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और अर्थ पे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो यही है, डायमंड ही है। डायमंड आपको, अगर आपने कभी डायमंड देखा हो तो आपको वो शीशे जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो आप उसको उसको भुलावे मत रहिए कि वो शीशा है। आप उसको किसी मेटल के सरफेस पे रख के और बड़े से हथौड़े से अगर आप मार देंगे, तो मेटल के सरफेस में गड्ढा हो जाएगा। बात समझ में आई? टूटेगा नहीं वो। आप इस भुलावे मत रहिए कि टूट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो टूट जाएगा, नहीं, वो टूटेगा नहीं। अगर आपने उसको रखा और एक हथौड़े से आपने मारा मेटल पे, तो मेटल में एक गड्ढा हो जाएगा। पता है आपको? मेटल में एक गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके, वन मोर चैट। हाँ, कुछ नहीं होगा प्रज्वल, रोड रोलर से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। रोड रोलर से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रोड रोलर से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए, मान लीजिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, टूटेगा कब वो, उसका टूटने का क्या चांस होता है। आपने देखा होगा डायमंड ऐसे होता है, ऐसे, ये ऐसे। डायमंड अगर आपने देखा हो, इसमें अलग अलग कट्स बने होते हैं, इस तरह से होता है डायमंड, ठीक है ना। तो अगर इस तरह से रख के, जिस तरह से मैंने बनाया है बोर्ड पे, इस तरह से रख के, और आप ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं, वो भी हैमर का नहीं, वो भी हैमर का नहीं, किसका? हाइड्रोलिक प्रेस का। किसका? हाइड्रोलिक प्रेस का, ठीक है ना। हाइड्रोलिक प्रेस से अगर आप दबाएंगे तब ये टूट जाएगा, तब ये ब्रेक हो जाएगा, तब इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये टूट जाएगा। और इसकी मैंने एक वीडियो भी देखी है, और उसमें ये टूटता हुआ दिखाया गया है। लेकिन उल्टा अगर आप कर दें इसको, मतलब ये ऐसे हो जाए, ये यहाँ पे ऐसे हो जाए, ये इधर हो जाए, ऐसे, इस तरह से अगर आपने रखा और इसको ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया, तो जिस सरफेस पे आपने रखा है उस सरफेस में गड्ढा बन जाएगा, उस सरफेस में डेप्थ बन जाएगी, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये उसमें धंस जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। उल्टा करेंगे तो टूट जाएगा, सीधा रख के दबाएंगे तो नहीं टूटेगा, ठीक है। रोड रोलर से भी नहीं टूटेगा, परेशान मत होइए, रोड रोलर चढ़ा देंगे नहीं टूटेगा, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। और मैं यहां पे आपसे कहना चाहूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है, ठीक है। यहां पे जिस तरह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उस तरह से शायद आपने कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ा होगा। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक बहुत बड़ा पार्ट था, मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का होता है कि हमको वो पार्ट नहीं पढ़ना है, हमको बस एल्काइंस तक पढ़ना है, उससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना। और हमको उनके होमोलोगस सीरीज या फिर जिसको हम कहते हैं कि आइसोमर्स देखने, बस, इससे ज्यादा नहीं है। उसके आगे और भी इंटरेस्टिंग पार्ट था जो इस समय हटा दिया गया है, ये कह लें कि उसको नहीं पढ़ना है, बट जितना भी है काफी इंटरेस्टिंग है। आशीष पूछ रहे हैं, सर व्हाई डज बकमिंस्टर फुलरीन इज कॉल्ड 60 कार्बन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि 60 कार्बन का मतलब ये है कि उसका जो कंपाउंड, मतलब ये समझ लीजिए कि जो उसका ग्रुप है, बकमिंस्टर फुलरीन का जो ग्रुप है वो C60 से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है ना, मतलब उसके 60 कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? कैटनेशन की वजह से, विद द हेल्प ऑफ कैटनेशन, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ लिंकिंग। तो सेल्फ लिंकिंग या कैटनेशन की हेल्प से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 60 कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि आपने कहा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। रिमेंबर ऑलवेज, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स नॉट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम, देखो पहली बात तो कार्बन बनाता है, ये बात सही है, इसका ओरिजिन कार्बन के साथ होता है, लेकिन कार्बन के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोजन। और इन दोनों को मिलाने के बाद हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाने के बाद, कार्बन और हाइड्रोजन के मैशअप के बाद क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक, और हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दो तरह के नहीं, बहुत तरह के होते हैं, देयर आर टू मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दो तरह के नहीं होते हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन उतने हमको पढ़ने यहां पे नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से, जैसे मान लीजिए हमने कहा मीथेन CH4, तो CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका जो ओरिजिन है वो कार्बन के साथ ही है, इसका जो ओरिजिन है वो कार्बन के साथ है। ठीक है, तो सो दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमारे अर्थ पे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक दो नहीं। जैसे हमको जो प्राइमरी पढ़ने हैं वो दो तरह के पढ़ने हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। एक होगा सैचुरेटेड और एक होगा अनसैचुरेटेड। तो हमको दो तरह के यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं, जिसको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज नंबर के हैं, एक दो है नहीं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उनकी एक अपनी खास प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई थी, एक तो टेट्रावेलेंसी और एक सेल्फ लिंकिंग। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होने की वजह से और कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कई तरह से हैं। कैसे कई तरह से? मतलब कई तरह से मतलब ये है कि ये चेन के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको साइक्लिक फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। साइक्लिक फॉर्म का मतलब, साइक्लिक फॉर्म का मतलब ये होता है कि क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग लाइक स्ट्रक्चर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड भी देखने को मिलेंगे और अनसैचुरेटेड भी देखने को मिलेंगे, दोनों देखने को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस ऑफ हैं। ये चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। साइक्लिक का मतलब क्लोज्ड रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे अंगूठी होती है ना, क्लोज्ड रिंग, इस तरह से रिंग के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम टाइप्स देखें, इनका जो टाइप्स होता है, ठीक है ना, इनमें जो टाइप्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा हाइड्रोकार्बन्स का। पहला क्या आएगा? हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, नंबर 2 आएगा हेलो एल्केन्स का। ठीक है, नंबर 3 एल्डिहाइड। ठीक है ना, नंबर 4 कीटोन्स। ठीक है ना, फिफ्थ, वैसे अल्कोहल ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, अल्कोहल्स। ठीक है ना, सिक्स नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इतने टाइप्स के यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो देखो, इसमें हमको
कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़नी है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है। हेलो एल्केन खत्म, एल्डिहाइड कट गया, कीटोन कट गया, अल्कोहल खत्म हो गया और कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो गया। ना पढ़ना है ना इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे टाइम इसमें हम ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है ना। इसमें हम ज्यादा टाइम इस पार्ट में नहीं देंगे। हमको सिर्फ पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स के जो टाइप्स हैं वो दो हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और यहां पे भी लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन, ओके। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये जो दोनों तरह के हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब क्या है? देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें डबल बॉन्ड भी होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है ना। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। दो तरह के हाइड्रो, और याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? हाइड्रोकार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और जरूरी नहीं कि सब में कार्बन है तो सब ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन आता है तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए मेन जो हम कह सकते हैं कि जो प्रमाण है, वो कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादातर केसेस में आपको साथ दिखाई देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन अपना अलग ही एक फॉर्मेट में होंगे, और कार्बन उसके साथ फोर के साथ शेयरिंग किया भी होगा, कार्बन अपने फोर बॉन्ड उसके साथ शेयर भी किया होगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और ये किसके अंडर आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर आते हैं। अभी तो बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्लास के बाद जो स्टूडेंट्स 11th में जाएंगे, मतलब सभी जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि कोई फेल होगा, 11th में जब जाएंगे तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक पार्ट यहाँ पे ये सारे खत्म हो गए, मतलब हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, इन सब के एक एक चैप्टर है वहां पे, ठीक है ना। इन सब के आपको एक एक चैप्टर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे तो एक टॉपिक था, वहां पे इन्हीं से एक चैप्टर है, फुल एक चैप्टर है, ठीक है। आप देखिएगा केमिस्ट्री 11th और 12th में, तो ये आपको पूरे एक चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे थोड़ी समस्या तो आने वाली है, बट अब क्या किया जाए। चलिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग। अब देखिए, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं उनको हम एल्केन्स के नाम से जानते हैं, ठीक। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स के नाम से जानते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइंस के नाम से जाने जाते हैं। इतना आप इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए। सैचुरेटेड में सिर्फ एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, एंड इट फॉर्म, मतलब इट इज कॉल्ड एज एल्केन्स, ठीक। डबल बॉन्ड एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस, ठीक है। और हमको यूज इसमें से क्या करना होगा आने वाले समय में? एन, ए एन ई, इन, ई एन ई, वाई एन ई, आइन, इस पार्ट को हमको यूज करना है। तो ये भी अपने माइंड में रख लीजिए, एन्स, ए एन ई, इन, ई एन ई, और आइन, वाई एन ई। चलिए, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, सबको ऐसे याद होगा। होमवर्क क्या है कि एल्केन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एल्कीन को बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, और एल्काइन को बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यहां पे CnH2n, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
मैं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट से कहता हूं बस ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद बुक में दिए हुए किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अलग अलग रेफरेंस बुक में देखेंगे तो आपको अल्कोहल का फॉर्मूला दिया होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला दिया होगा, कीटोन का फॉर्मूला दिया होगा, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला दिया होगा, दुनिया भर के फॉर्मूले दिए हैं। सबको बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये एल्केन एल्कीन एल्काइन का फॉर्मूला याद करना है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें से एल्केन जो है वो सैचुरेटेड है, ये यूएस है अनसैचुरेटेड, और ये भी यूएस है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बनाएंगे, और अभी इसमें 2 टर्न लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जहां तक है कि केमिस्ट्री हम लोग पहले खत्म कर पाएंगे, उसके बाद फिजिक्स खत्म करेंगे, और उसके बाद बायोलॉजी खत्म करेंगे। तो ये मत सोचिए कि बायोलॉजी बहुत धीरे चल रहा है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी में जो टाइम टेकन है वो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, और थोड़ा सा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, क्योंकि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट भी काफी कट गया है, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी टाइम लगना है इसी चैप्टर में लग रहा है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में। उसके बाद बाकी की जो 2 चैप्टर हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री एंड अप करेंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स एंड अप करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग बायोलॉजी एंड अप करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।